बच्चों, आप सभी लोगों का 9वीं कक्षा में स्वागत है। आज हम हिंदी की पहली इकाई शुरू कर रहे हैं। बच्चों, आप सभी लोग जब कभी छत के ऊपर जाके खाना खाते हैं और ऐसे ही आकाश की तरफ देखने बैठते हैं तो आप सभी को पहले दिखते हैं चांद, तारे और उसके साथ ही ये हमारी दुनिया जो रात को अलग ही दिखती है। इसी रात के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ मैथिली शरण गुप्त अपनी चांदनी रात में यह बातें हमें बताने वाले हैं। आओ हम शुरू करते हैं पहली कविता, पहला पद्य। चांदनी रात, कवि है मैथिली शरण गुप्त। परिचय दिया हुआ है। उस परिचय में बताया गया है कि मैथिली शरण गुप्त ये कवि जो है उनकी बातें खड़ी हैं। खड़ी बातों में ही उन्होंने अपना काव्य लिखा हुआ है। उसके साथ ही आपकी रचनाएं मानवीय संवेदनाओं, विशेषतः नारी के प्रति करुणा की भावना से ओतप्रोत है। मानवीय संवेदनाओं का उल्लेख यहाँ किया हुआ है। उसके साथ ही उनकी कुछ प्रमुख कृतियां भी दी गई हुई है। इससे महत्वपूर्ण हम अभी देखने वाले हैं पद्य संबंधी। पद्य संबंधी यह एक ऐसा भाग है जिसकी वजह से पद्य में क्या लिखा हुआ है, क्या संदेश हमें कवि देने वाले हैं, यह हमें पता चलता है। आओ हम ये पढ़ते हैं। खंड काव्य, इसमें मानव जीवन की किसी एक ही घटना की प्रधानता होती है। प्रासंगिक कथाओं को इसमें स्थान नहीं मिलता। प्रस्तुत अंश पंचवटी खंड काव्य से लिया गया है। प्रकृति की छटा का सुंदर रूप बड़े ही माधुर्य के साथ अभिव्यंजित हुआ है। चांदनी रात का मनोहरी वर्णन सुंदर शब्दों में चित्रित किया हुआ है। देखो बच्चों, यह जो काव्य अभी हम पढ़ने वाले हैं यह पंचवटी खंड काव्य से लिया हुआ है। और एक बात, हमें महत्वपूर्ण बात हमें यहाँ याद रखनी है कि इस पंचवटी में कवि ने भगवान श्री राम, उनके भाई लक्ष्मण और भगवान राम की पत्नी सीता को भी वर्णित किया हुआ है और इसका उल्लेख भी इस कविता में आने वाला है। अब हम प्रत्यक्ष तौर पर कविता पढ़ने वाले हैं। चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। अवनी और अंबर तल में, अवनी का मतलब है पृथ्वी, अंबर का मतलब है आकाश, चारों का मतलब है सुंदर और चंचल का मतलब है जो शांत नहीं है, वे कैसे है, चंचल है। उसके साथ ही जल थल, जल का मतलब है पानी और थल का मतलब है हमारी भूमि, धरती माँ। देखो इन चार पंक्तियों में कवि हमें क्या कहना चाहते हैं। चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में। अरे कैसे खेल रही है? जब हम आकाश की तरफ देखते हैं, अगर वहां पास में ही कोई समुंदर हो उसकी तरफ देखते हैं तो हमें यह बात आसानी से समझ में आ जाती है। देखो जब कभी चांद और चांदनी की किरणें भूमि के ऊपर आती है, पानी के ऊपर आती है तो मानो ऐसा लगता है ये सभी खेल रही हैं। बहते पानी के ऊपर जब एक किरणें पड़ती है तो मानो ऐसा लगता है पानी के साथ वे बह रही है, पानी के साथ लिपाछिपी खेल रही है। उसके साथ ही जब कभी ये किरणें भूमि के ऊपर गिरती है तो डायरेक्टली भूमि के ऊपर गिरती है नहीं, कभी कभी पन्नों के ऊपर पड़ती है, पेड़ पौधों के ऊपर गिरती है, हमारे घर के ऊपर, हमारे छत के ऊपर, कभी कभी हमारे ऊपर भी। अगर हम वहां रात में आकाश के नीचे ही खड़े हों तो वे हमारे ऊपर भी गिरती है। तो ऐसा लगता है ना कि ये किरणें हम सबके साथ खेल रही हो। आगे कवि क्या कहते हैं देखते हैं। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। देखो कवि कहते हैं ये जो चांदनी है वो सच है, स्वच्छ है, इसकी रोशनी भी स्वच्छ है और ये पूरी दुनिया में बिखरी हुई है।
और पूरे अंबर में भी यह फैल गई हुई है। देखो कितना अनोखा वर्णन कवि ने चांदनी और चांद के बारे में, उनके रोशनी के बारे में किया हुआ है। नहीं तो रोशनी जब शब्द आता है तो हमें सिर्फ याद आता है सूरज, सूरज की रोशनी, लेकिन चांद की रोशनी, चांदनी की रोशनी, यह भी हमें याद रखना चाहिए। अगर हम विज्ञान की तरफ गए तो हमें पता है इनको खुद की रोशनी नहीं है, लेकिन अभी हम भाषा में हैं। भाषा में कवि की खुद की एक कल्पना रहती है और उसी कल्पना से हम यह कविता देख रहे हैं। देखो कवि आगे क्या कहते हैं, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से। देखो पुलक प्रकट कर रही है धरती, मानो धरती खुद को प्रकट कर रही है। कैसे? पुलकित होके। कभी कभी हम बहुत खुश हो जाते हैं और कभी कभी हमें कोई सरप्राइज मिलता है तो हम भी पुलकित हो जाते हैं, हमारे भी बदन के ऊपर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम बोलते हैं देखो देखो मेरे बाल खड़े हो गए, देखो देखो यहाँ क्या कैसा हो रहा है, कांटे खड़े हो गए हैं। वैसे ही धरती बोल रही है मैं खुद को प्रकट कर रही हूँ। कैसे? पुलकित होके, खुश होके। किसकी सहायता से? कवि ने वो भी कहा हुआ है, हरित तृणों की नोकों से। हरित तृण, हरे हरे जो घास रहते हैं उनके नोकों से। नोका का मतलब यहाँ है नुकीला, जिसे हम मराठी में कहते हैं टोकदार। हरित तृण जो रहते हैं उनके जो एंड पॉइंट्स रहते हैं वो कैसे होते हैं? नुकीले होते हैं और इनकी सहायता से खुद को पृथ्वी प्रकट कर रही है कि मैं बहुत ही रोमांचित हो गई हूँ, मैं बहुत ही पुलकित हो गई हूँ, क्योंकि ये चांद और चांद की रोशनी मुझ पर आ गिरी है, इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ। आगे कवि हमें कहते हैं, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। मंद पवन, पवन का मतलब है हवा, हवा का झोंका आता है आपको भी पता है, और इसी हवा के झोंकों से पेड़ पौधे भी झूम रहे हैं। ऐसे ही झूम रहे हैं क्या? हम ऐसे दुखी हैं और दुखी होने के बाद हम कभी झूमते हैं क्या? नहीं, दुख में तो हम आंसू गिराते हुए बैठते हैं, लेकिन हम झूम कब उठते हैं? जब हम बहुत ही खुश होते हैं। वैसे ही ये पेड़ पौधे बहुत ही खुश हुए हैं और इसीलिए ये हवा के झोंकों के साथ, पवन के साथ झूम रहे हैं। देखो कितना अलग अलग दुनिया हमें यहाँ प्रतीत होती है। आगे कवि कहते हैं, क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निशब्द निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। देखो बच्चों, कवि यहाँ कह रहे हैं और उसके साथ पूछ भी रहे हैं। पहले तो कवि हमें कहते हैं कि चांदनी बहुत ही स्वच्छ साफ सुथरी है, खाली दिखने के लिए नहीं, मन से भी। कैसे मन से? ये बोलती है कि नहीं तुम बुरे आदमी हो, मैं अपनी रोशनी, अपनी शीतलता तुम्हें नहीं दूंगी, ऐसे भी कहते हैं। नहीं, तुम बहुत अच्छे हो तो मैं मेरी बहुत सी रोशनी तुमको ही दूंगी, उसके साथ ही मैं खाली जो अच्छे लोग हैं उनको ही दिखूंगी, मेरी जो खुशी है उनके साथ पास ही जाएगी। ऐसे कभी चांद और चांदनी कहते हैं? नहीं, ये चांद और चांदनी स्वच्छंद है, वो सभी लोगों के लिए समानता का भाव रखते हैं। उसके साथ ही कवि हमें कहते हैं ये निशा निस्तब्ध है। निस्तब्ध का मतलब है पूरी तरह से शांतता, कोई भी स्वर यहाँ नहीं है। निशा का मतलब है रात। रात में अगर हम देखें तो कहीं और से कोई भी आवाज, कोई भी स्वर हमें सुनाई नहीं देता। नहीं तो हम सुबह देखते हैं कुछ ना कुछ तो किसी भी दिशा में चल ही रहा होता है, लेकिन रात को ऐसा होता है क्या? नहीं, सभी तरफ निशब्दता रहती है। हम तो कभी कभी बोलते हैं एक कुत्ता भी नहीं था रोड के ऊपर जब हम रोड से जा रहे थे। ऐसी निशब्द शांतता रहती है, एक शब्द हमें सुनाई नहीं देता, ऐसी रात होती है।
पर ये इतनी डरावनी होती है क्या? बिल्कुल भी नहीं, ये बहुत अच्छी होती है, जो हमें आगे कवि बता रहे हैं। हे स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। स्वच्छंद का मतलब है हम अपने मन के हिसाब से कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं। उसके साथ ही सुमंद, सुमंद धीमी सी खुशबू, सुमंद गंध यहाँ बताई हुई है। सुमंद गंध का मतलब है धीमी धीमी खुशबू। कभी कभी बारिश गिरती है तो हमें खुशबू आती है मिट्टी की, हमें कितना कितना अच्छा लगता है। ऐसी खुशबू हम आर्टिफिशियल बना सकते हैं क्या? नहीं, ये नेचर जो है, ये जो निसर्ग है, इसमें इस वसुंधरा में कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम आर्टिफिशियली बना नहीं सकते। इसके लिए हमें अपने निसर्ग के साथ ही रहना चाहिए। ऐसी ही धीमी खुशबू हमें रात को मिलती है, हम सुनते हैं। कवि आगे क्या कहते हैं? बंद नहीं अब भी चलते हैं, नियति नटी के कार्यकलाप। देखो, रात हो गई है तो सब कुछ रुक गया है, ऐसा है क्या? बिल्कुल भी नहीं। रात हो गई है लेकिन नियति नटी के, नियति का मतलब है भाग्य और नटी का मतलब हम यहाँ लेने वाले हैं नर्तिका। और कार्यकलाप, कलाप का मतलब है गतिविधि। ये जो नर्तकी है, ये जो नियति है, इसका कार्यकलाप चल ही रहा है, इसकी गतिविधियां चल ही रही है, कुछ भी बंद है ऐसा नहीं है, सब कुछ चल रहा है। खाली हम ही सोए रहते हैं रात में, बाकी सब कुछ तो चल ही रहा होता है। हमने कभी रात को ऐसा देखा है कि हम श्वास नहीं ले रहे हैं, हमने ऑक्सीजन अंदर लिया और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ा, ऐसा रात को होता नहीं। ऐसा हमने कभी देखा है? ऐसा होगा तो बहुत ही खतरनाक बात होगी। इसीलिए कवि कह रहे हैं कि रात को सब कुछ बंद रहता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे भाग्य रूपी नर्तिका, उसके सभी कार्य चल ही रहे होते हैं। आगे कवि हमें कहते हैं, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। यह जो कार्यकलाप चल रहे हैं, ये सभी लोगों को बोल रहे हैं, हाँ 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 देखो देखो मेरा रात को भी कार्य चल रहा है, ऐसा है नहीं। पूरे एकांत भाव से देखो, हमारा जो श्वास चल रहा होता है तभी वो बोलते हैं, नाक बोलता है देखो मैं श्वास ले रहा हूँ, तुम सो रहे हो। हार्ट बोलता है, हृदय हमारा बोलता है कि देखो मेरा कार्य चालू है। ऐसा होता है क्या? नहीं। जब रात होती है, जो नियति रहती है, हमारा भाग्य रहता है, उनके सभी के कार्य चलते ही रहते हैं, वो रुकते नहीं है, लेकिन चुपचाप से, एकांत भाव से, शांतता पूर्वक रहते हैं। अब हम देखेंगे कि आगे कवि क्या कहते हैं। है बिखरे देती वसुंधरा, मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको, सदा सवेरा होने पर। देखो, कवि कितने अच्छे अच्छे शब्दों में हमें बोल रहा है कि रात के बाद जब दिन आता है तो हमें कैसे लगता है। देखो, है बिखरे देती वसुंधरा, रात के समय वसुंधरा का मतलब हमारी पृथ्वी, धरती क्या करती है? रात के समय मोती पूरी अंबर में, पूरे आकाश में ऐसे बिखरा देती है। इसीलिए हमें लगता है कि हाँ ये चांद है, ये तारे हैं। असल में कवि इन चांद तारों को मोतियों की उपमा दे रहे हैं। आगे कवि कहते हैं कि रवि बटोर लेता है उनको। रवि क्या करता है? रवि का मतलब पता है हमको, सूर्य, सूरज। सूरज क्या करता है? जब सुबह होती है, सुबह हो जाने के बाद इन सभी मोतियों को बटोर लेता है। हमें पता है कि जब सूरज उग जाता है, सूरज आकाश में आ जाते हैं, तब हमें चांद तारे दिखाई देते हैं क्या? नहीं। इसीलिए वे कहते हैं कि सूरज क्या करते हैं? इन सभी को बटोर लेते हैं सदा सवेरा होने पर, सवेरा होने पर। इसके पीछे जो विज्ञान है उसको हम यहाँ देखने वाले नहीं हैं। हम यहाँ खाली कवि के भांति
वो क्या कह रहे हैं वही हम देखने वाले हैं। उनके हिसाब से रात से जब हम दिन में जाते हैं तब सूरज आते हैं और इन सभी चांद और तारों को मोतियों के भांति बटोर कर लेते हैं। और जब आगे क्या होता है हम आगे देखेंगे। कवि क्या कहते हैं, और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाते हैं। विरामदायिनी का मतलब है विश्राम देने वाली। सूरज को विश्राम देने वाली कौन है, संध्या। संध्या के समय हमें पता है सूरज धीरे 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 चले जाते हैं, इसीलिए यहाँ संध्या को विरामदायिनी कहा है। हम कहते हैं कि अब तो सूरज गए, अब रात हो गई, सूरज तो कहीं जाते ही नहीं है, वो खाली पृथ्वी के उस तरफ होते हैं। लेकिन अब हमें ऐसा महसूस करना है कि संध्या की वजह से यह सूरज तो चले गए हैं, सूरज को हमने आराम दिया हुआ है। और जब संध्या होती है तो सूरज क्या करते हैं, इन चांद तारों को मोतियों के भांति फिर से हमें लौटा देते हैं, हमें दे देते हैं। शून्य शाम तनु जिससे उसका नया रूप छलकाता है। शून्य शाम, शाम का मतलब है काला, पूरी तरह से काला, पूरी तरह से काला आकाश हो जाता है जब सूरज चले जाते हैं। तब ये आकाश खाली रहता है क्या, नहीं, क्योंकि जाते समय सूरज संध्या को यह मोती चांद और तारे फिर से लौटा कर जाते हैं। इसीलिए काली रात में भी चांद और तारे फिर से जगमगा उठते हैं। देखो आगे कवि क्या कहते हैं, छलकाता है का मतलब है दिखाई देता है। आगे कवि क्या कहते हैं, पंचवटी की छाया में है, पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना। कुटीर का मतलब होता है झोपड़ी और पंचवटी का मतलब है वट के 5 वृक्ष। देखो जब हमने पद्य संबंधी पढ़ा था तभी हमें पता चला था कि यह कविता पंचवटी खंड काव्य से ली गई है और इसमें रामायण में से भगवान राम, उनकी पत्नी सीता और उनके भाई लक्ष्मण, इनका जिक्र किया हुआ है। देखो भगवान राम, सीता और लक्ष्मण पंचवटी के यहाँ रुके थे और उसी पंचवटी का वर्णन यहाँ कवि ने किया हुआ है। पंचवटी का मतलब है 5 वट वृक्षों का समूह और उसके नीचे एक झोपड़ी है जो घास फूस और पेड़ के पन्नों से बनी हुई है। आगे क्या कहते हैं कवि, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना, धीर वीर निर्भीक मना। शिला का मतलब है पत्थर, निर्भीक न डरने वाला। उस पंचवटी में जो झोपड़ी है, नीचे जो झोपड़ी है उसके सामने एक सुंदर स्वच्छ शिला है और उस शिला के ऊपर एक व्यक्ति बैठा हुआ है। वो कौन है पता नहीं, लेकिन वो कैसे है, वे निडर है। आगे कवि क्या कहते हैं देखते हैं, जिसकी वजह से हमें पता चल जाएगा कि उस शिला के ऊपर कौन बैठा हुआ है। देखो, जाग रहा यह कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है। यह धनुर्धर कौन है जो जाग रहा है। धनुर्धर का मतलब है धनुषधारी। ये धनुषधारी व्यक्ति कौन है जो पूरा भुवन, पूरी पृथ्वी, पूरी धरती सो रही है, उस समय भी जाग रहा है। हम सब ने रामायण सुना है, पढ़ा है और देखा भी है। इस वजह से हमें पता है कि जब राम और सीता रात में सोए हुए रहते थे, उसी समय उनके भाई लक्ष्मण हमेशा बाहर जगे हुए बैठते थे, कोई आए ना, उनको कोई दिक्कत ना हो, इसलिए उनके संरक्षण तौर पर वे हमेशा बाहर बैठे हुए रहते थे। उनकी जो नींद थी वो उनकी पत्नी जो थी उनको वरदान के तौर पर दी गई थी। आगे हम देखते हैं, भोगी
कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। देखो भुवन का मतलब हमने देखा था, सारा जगत, उसके साथ ही अब हम देखेंगे कुसुमायुध, कामदेव देव सा व्यक्ति और दृष्टिगत दिखाई पड़ना। भोगी दिखता है, कामदेव सा व्यक्ति भी दिखता है और योगी सा भी दिखता है। अगर हमने रामायण में से लक्ष्मण की प्रतिमा आंखों के सामने लाई तो हमें दिखता है कि उनके वस्त्र योगी के समान हैं। लेकिन कामदेव का उल्लेख यहाँ क्यों किया गया है? क्योंकि कामदेव दिखने में बहुत ही सुंदर थे, इसीलिए कवि कहते हैं कि लक्ष्मण भी दिखने में बहुत ही सुंदर है। आगे कहते हैं बना दृष्टिगत होता है, हमें दिखाई देता है कि ये भोगी जैसे भी दिखते हैं, योगी जैसे भी दिखते हैं और कामदेव जैसे भी दिखते हैं। अर्थात इस कविता में आखिर में कवि ने बताया हुआ है कि ये जो मैं वर्णन कर रहा हूँ ये ऐसी रात है जब लक्ष्मण जाग रहे थे और उस समय रात हमें कैसे दिख रही थी। हम लोगों को ये पता है कि हर बार सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आता ही है, लेकिन दुख का हम जिक्र रात जैसे करते हैं। रात मानो दुख है, लेकिन इस दुख में भी चांद और तारे हमें सुख की थोड़ी थोड़ी खुशियां देकर जाते हैं। इस भांति कवि ने रात का जिक्र बहुत ही अच्छी तरीके से किया हुआ है और हमें यह बहुत ही प्यारा लगा हुआ है। अब इसके बाद हम स्वाध्याय देखेंगे। देखो बच्चों, पाठ के आंगन में सूचनानुसार कृतियां कीजिए। संजाल, पहला संजाल है तारों के उदित और अस्त होने के बारे में कल्पना। देखो तारे कब उदित होते हैं, कब अस्त होते हैं, अब ये हम यहाँ देखने वाले हैं। पृथ्वी द्वारा मोती बिखर जाने के बाद मोतियों से संध्या का रूप छलकता है। सूर्य का संध्या को मोती देना और उसके साथ ही सूर्य द्वारा मोतियों का बटोर लेना, यह 4 उत्तर यहाँ हमें लिखने हैं। अब हम आगे का प्रश्न देखेंगे। चांदनी रात की विशेषताएं। देखो इस कविता में जो भी विशेषताएं दी हुई है वो चांदनी रात के संबंध में ही है। इसमें से आपको 1 से 8 तक विशेषताएं लिखनी है, जैसे कि किरणों का खेलना, स्वच्छ चांदनी, हरी घास का लहराना, मंद पवन का चलना, रात में भी शांतता पूर्ण भाव से नियति का काम चलता ही रहता है। ऐसी विशेषताएं आपको यहाँ लिखनी है। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित पंक्तियों का सरल अर्थ लिखिए। अभी मैंने आपको पूरी कविता का पद्य का सरल अर्थ बताया हुआ है, उस हिसाब से आपको इनका सरलार्थ लिखना है। आगे है पाठ से आगे शरद पूर्णिमा त्योहार के बारे में चर्चा कीजिए। आपके क्लास में आपको इसके बारे में चर्चा करनी है। देखो आगे क्या दिया हुआ है, दिए गए शब्दों का उपयोग करते हुए स्वरचित कविता बनाकर काव्य मंच पर प्रस्तुत कीजिए। देखो आप 9वीं कक्षा में आए हुए हो तो आपको निबंध लिखते समय, कहानी लिखते समय काव्य की पंक्तियां बनाना जरूरी है। आपके ख्याल, आपकी कल्पना आपको लिखनी आनी चाहिए। इसीलिए हम अब इन शब्दों के सहायता से एक कविता तैयार करेंगे। एक छोटी सी कविता जो मैंने इस शब्दों के सहायता से बनाई हुई है। देखो जैसे जैसे शब्द आएंगे मैं उसके ऊपर ए पॉइंटर रखूंगी। ना छिपे हैं तारे घरों में, ना आकाश बंद है कमरों में, ना पर्वत ने ओढ़ा है कपड़ा, ना छोड़ा है नदी ने बहना। पृथ्वी पर रहने वाले इंसान मान ले तू भारतीय संस्कृति का एहसान, अब तो सुधर जा तू है इंसान। भाषा बिंदु।
निम्न शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची देखो, तरु, तरु के कौन से पर्यायवाची शब्द हैं वे हम अभी देखेंगे। तरु पेड़, दरखत, वृक्ष। वसुंधरा पृथ्वी, धरती, मही। चंद्र, शशि, सोम, इंदु। कृषक किसान, अन्नदाता, खेतीहर। उद्यान बगीचा, वाटिका, चमन। अरण्य वन, जंगल, विपन। विपन यहाँ मैं बता रही हूँ, विपन्न नहीं। अगर आपने न को न जोड़ दिया तो उसका मतलब अलग हो जाता है। अब हम आखिर में देखेंगे रचना का बोध। देखो, कहते हैं ना, एक तीर से दो निशान, वैसे ही यहाँ कवि ने एक ही कविता से हमें बहुत सारे बोध दिए गए हैं। देखो क्या बोध है। एक तो रात का समय भी कितना महत्वपूर्ण है, रात में भी सब कुछ कितना सौंदर्यपूर्वक दिखता है, कितना अच्छा दिखता है, यह तो बोध हमें इस कविता से होता ही है। लेकिन उसके साथ एक महत्वपूर्ण बोध यह है कि हमेशा दुख के बाद खुशी आती ही है और खुशी के बाद दुख आता है, तो दुख में भी हमें खुशियां देने वाली छोटी छोटी चीजें हमेशा उसके साथ ही रहती है। देखो बच्चों, आज हमने मैथिली शरण गुप्त जी की चांदनी रात यह कविता पढ़ी, उसके साथ ही हमने उसका स्वाध्याय भी देखा हुआ है। मैं आशा करती हूँ यह कविता आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब बच्चों देखो, आप जो सांगली शिक्षण संस्था का चैनल देख रहे हो उसको सब्सक्राइब करो, उसके साथ ही जो बेल बटन दिया हुआ है उसके ऊपर क्लिक करो, जिसकी वजह से आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। धन्यवाद।